वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स BSR। और आज मेरी जो क्लास 9th की है वो बिल्कुल नई वीडियो है और नया टॉपिक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ सर्कल। सर्कल्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि गोल होता है, थोड़ा प्रॉब्लम करता है, कहीं से भी चलोगे लास्ट में वहीं पहुंचना होता है। इसलिए ये सर्कल्स के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं ये भी डिफिकल्ट है और इनमें अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम सर्कल के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़े डिफिकल्ट भी हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 क्वेश्चन लिए आज, धीरे धीरे मैं तुम्हें इसकी नंबर ऑफ वीडियोस दूंगा कई सारी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, पहली वीडियो है ये नंबर 1। और इस फर्स्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं 2 किए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और दूसरा कॉन्सेप्चुअल। क्योंकि जो ये एनसीईआरटी में जो चैप्टर है हमारा, तो उसमें तुम्हें ध्यान होगा एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हम एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज किया करते थे कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक केस था, उसमें 3 बच्चे एक कॉलोनी के पार्क के चारों तरफ बैठे हुए थे और वो तीनों बच्चों के हाथ में टेलीफोन थे और वो आपस में इक्वल डिस्टेंस पे बैठ के कुछ बातें कर रहे थे और हमें उस सर्कल की जो रेडियस थी वो दी हुई थी और हमें उनके बीच का ये वाला जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस फाइंड करना था। और क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल था तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया था उस क्वेश्चन में। थर्ड एक्सरसाइज है शायद 1 2 3 4, फोर्थ एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें जो है हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड थी वो निकालनी थी और ये जो इसका सर्कम सर्कल था इसकी रेडियस दी हुई थी। तो यहां हमने एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यूज किया था। आज मैं उसी क्वेश्चन को यहां पहले प्रूव करूंगा कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो उसका सेंट्रॉइड होता है और जो उसका सर्कम सेंटर होता है ये कोइंसाइड करते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो अब ये प्रॉपर्टी वहां हमने डायरेक्टली यूज की थी, बट यहां पे मैं तुम्हें इसे प्रूव करके दिखाऊंगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन भी है एक्स्ट्रा बुक में कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द सेंट्रॉइड एंड द सर्कम सेंटर कोइंसाइड। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके अंदर सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर कोइंसाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सेंट्रॉइड के बारे में बताऊंगा। तो सेंट्रॉइड वैसे किसी भी ट्रायंगल में हो सकता है, लेकिन अभी अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या होता है, उसको मैंने वहां पे भी डिफाइन किया था कि 2 मीडियन, अगर हम 3 मीडियन इस ट्रायंगल की ड्रॉ करते हैं तो मीडियन जहां मिलेंगी, यानी मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो सेंट्रॉइड कहलाता है उस ट्रायंगल का। और इसका जो डिस्टेंस होता है वो वर्टेक्स से, इसका डिस्टेंस अगर नापोगे, क्योंकि ये जो सेंट्रॉइड होता है ये इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड वाला पार्ट होता है 2 होता है और जो साइड के मिड पॉइंट से सेंट्रॉइड वाला जो पार्ट होता है 1 होता है। यानी अगर इसकी लेंथ x है तो इस जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी लेंथ 2x होगी, यानी इसका डबल होगा ये। यानी सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर मान लो ये सेंट्रॉइड है तो ये मीडियन के 2:1 के रेशियो के अगर हिसाब से हम चलते हैं, मान लो ये ABC ट्रायंगल था और ये AD इसकी मीडियन थी और G सेंट्रॉइड था, तो अगर हम ये हिसाब देखें तो AG और GD का जो रेशियो बनता है वो 2:1 बनता है। अब रेशियो का कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा कि अगर हम इस पूरी AD को AG और GD में अलग अलग डिवाइड करें तो जो AG की लेंथ आती है वो 2/3 AD आती है और जो GD की लेंथ आती है वो 1/3 ऑफ AD आती है। यानी जितना AD होगा अगर उसको हम 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे G पॉइंट पे, तो इनके जो पार्ट्स हैं उनकी लेंथ उस होल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें AD पता है तो हम AG और GD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के जो ये G है यानी सेंट्रॉइड, ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है और मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो सेंट्रॉइड तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अब इसका आते हैं हम सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर किसी भी ट्रायंगल का हो सकता है और सर्कम सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है।
यानी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाले सर्कल को हम उस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बोलेंगे। और सर्कम सर्कल बनाने के लिए या सर्कम सर्कल को हमें अगर सेंटर को देखना है तो उसके लिए हमें ये जो साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने होते हैं। और जो इसकी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है उसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो सर्कम सेंटर जो होता है वो होता है जो ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसको अक्सर हम सी से डिनोट करते हैं सर्कम सेंटर। तो जो सर्कम सेंटर है और जो ये सेंट्रॉइड है, अब ये किसी ट्राइंगल में अलग अलग जगह पे भी हो सकते हैं। यानी एक ऐसा ट्राइंगल हो सकता है जहां सर्कम सेंटर अलग हो और सेंट्रॉइड अलग हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें एक राइट ट्राइंगल की, इस राइट ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो इस राइट ट्राइंगल की अगर ये साइड 6 है, ये उस क्लास में 10th में एक क्वेश्चन भी है कंस्ट्रक्शन में कि अगर ये वाली राइट एंगल वाली साइड्स हमारी 6 और 8 है और हम यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें। अब अगर हम इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बनाएं तो जो इसका ये हाइपोटेनस होता है इसका मिड पॉइंट इस सर्कल का सेंटर होता है। यानी किसी राइट ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो उसके हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। तो अब इससे तुम समझ सकते हो कि सर्कम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, ट्राइंगल की किसी साइड पे भी लाइज कर सकता है। बट सेंट्रॉइड का केस ये नहीं होता। सेंट्रॉइड तो हमेशा इसके इंटीरियर ही लाइज करेगा। यानी अगर तुम इसकी सेंट्रॉइड निकालोगे तो सेंट्रॉइड तो इसकी अंदर ही आएगी। तो अब तुम यहां देख रहे हो कि इस केस में सेंट्रॉइड अलग है और सर्कम सेंटर अलग है। बट इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा यूनिक ट्राइंगल है हमारे पास जहां सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड सेम होता है। यानी कि ये जो इस सर्कल का सेंटर है, मान लो ये सी है तो यही जी होगा। यानी सी और जी एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेंगे। यानी सी भी इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा और जी भी करेगा। यानी दोनों एक ही पॉइंट है। यानी जो सेंट्रॉइड है वही सर्कम सेंटर है। अब हमें यही चीज यहाँ पे प्रूव करके दिखानी है। तो हम इस पॉइंट को इक्विलेटरल के केस में सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइज करते हैं, कॉन्साइड करते हैं। इस चीज को यहाँ हम प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन लेता हूं और इस क्वेश्चन में हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमें उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड को ये प्रूव करना है कि वो एक दूसरे को कॉन्साइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी फिगर बना लेता हूं। प्रूफ हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूं। अब इस सर्कल के अंदर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेता हूं। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इसके बाद मैं इसका सेंट्रॉइड ड्रॉ कर लेता हूं, सेंट्रॉइड बना लेता हूं। तो उसके लिए मेरे को मीडियन डालनी पड़ेगी। तो मैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों मीडियन डाल देता हूं। अब ये सीधी सी बात है, अगर मैं इसको मीडियन बोल रहा हूं ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल है एबीसी और मान लो मैं बोल रहा हूं कि एडी इसकी मीडियन है और बीई इसकी मीडियन है और सीएफ इसकी मीडियन है। तो अब ये अंडरस्टूड है कि जी पॉइंट, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जी से मैं इसे इंडिकेट करूंगा, ये जी पॉइंट इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम से हमारा जो सेंट्रॉइड का डेफिनेशन है उसका कॉन्सेप्ट है कि मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रॉइड होता है। और ये भी हमें पता है कि ये मीडियन अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये हमें ये भी पता चल जाएगा कि सारे मिड पॉइंट है। तो गिवन में मैं इतना लेके चलता हूं कि एक सर्कल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है और हमें ये जो जी है, जी बी द सेंट्रॉइड, जी इसका सेंट्रॉइड है और सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। जी इस इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड है। अब हमें जो दिखाना है, मेन चीज पे आ जाओ, हमें ये दिखाना है कि जी इस सर्कम सर्कल का सेंटर भी होगा। यानी हमें ये दिखाना है जी इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यानी अगर हम एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जो इस ट्राइंगल के वर्टेक्स से पास होगा तो
तो उसका सेंटर भी ये जी होगा, ये हमें शो करना है। तो अब सीधी सी बात है कि जब हम ये सब कुछ काम करेंगे तो हमें ये भी पता होगा, अगर हम इसको सेंट्रोइड बोल रहे हैं तो इसका मतलब जो लाइन का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मीडियंस होंगी। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि एडी, बीई और सीएफ इसकी मीडियन है। सिंस एडी, बीई एंड सीएफ आर द मीडियंस, ये मीडियन है ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इससे हमें एक ये रिजल्ट मिलेगा कि डी इसका मिड पॉइंट हो गया बीसी का, ये एफ इसका मिड पॉइंट हो गया और ई इसका मिड पॉइंट हो गया। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तुम्हें पता है कि ए बी इक्वल ए सी तो होगी, ए बी इक्वल ए सी होगी। ये एक तरह से हमें गिवन हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी, या यहां पे लिख सकते हैं हम साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं तो आपस में इक्वल होंगी। अब यूक्लिड हमें बता के गए थे कि अगर दो चीज इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होते हैं, तो हाफ ए बी इक्वल हाफ ए सी होगी। अब यानी कि हमें ये पता है कि अगर ये ए डी मीडियन है और बीई मीडियन है और सी एफ मीडियन है तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का जो हाफ होगा वो बी एफ हो जाएगा, यानी ए बी का हाफ बी एफ हो जाएगा। वैसे तो ए बी का हाफ ए एफ भी हो सकता है, लेकिन हम फिलहाल ये वाला लेंगे बी एफ। और इधर ए सी का हाफ ए सी ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो हम सी ले लेंगे। और ये रिजल्ट लेते समय हम अपने दिमाग में रखेंगे कि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ई तो था ए सी का और ये था ए बी का, ए सी एंड ए बी रेस्पेक्ट के साथ, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब तुम्हें इससे ये दो रिजल्ट मिल गए कि बीई सी इक्वल बी एफ। अब तुम आराम से इस वाले ट्राइंगल को बी एफ सी को और सी ई बी को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो हम अब ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल दूसरा वाला ले लेता हूं, एक तो बी एफ सी ले लिया, एक ले लेता हूं सी ई बी, सी ई बी। अब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो वो तुम्हें दिख रहा होगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रूव कर दिया कि बी एफ इक्वल सी ई, बी एफ इक्वल सी, या कॉन्ग्रुएंट करते समय ध्यान रखना कि बी एफ सी का पार्ट पहले लिखना है और सी ई बी का पार्ट बाद में लिखना है। ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव। इसके बाद फिर तुम बीच में ये एंगल 60 डिग्री के होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल में होते ही हैं, यानी एंगल एफ बी सी इक्वल एंगल ई सी बी, और इसके आगे तुम ले सकते हो ईच 60 डिग्री। इसके बाद में फिर तुम एक चीज और ले सकते हो, बी सी इक्वल सी बी, बी सी इक्वल सी बी, ये कॉमन है। तो अब तुम्हें दिख गया होगा कि तुम्हारे पास तीन चीजें आ गई और रूल बनना है एस ए एस। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ये जो ट्राइंगल था बी एफ सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया सी ई बी के। अब इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, तो इससे बेनिफिट हुआ कि ये जो इसकी थर्ड साइड थी, ये सी एफ इक्वल बी आ गई, सी एफ इक्वल बीई बाय सीपीसीटी। और इससे हमें क्या फायदा हुआ कि अभी हम ऐसे ही इसके और भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जो तुम देख रहे हो एसी बेस पे जो ट्राइंगल बनना है, एक तो ये बनना है ए डी सी, और एसी बेस पे एक ट्राइंगल ये बनना है ए डी सी, और एक ट्राइंगल बनना है सी एफ ए। ये वाले ट्राइंगल भी एसी बेस पे बनने, जैसे बीसी बेस पे हमने दो ट्राइंगल ले लिए थे। तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं, सिमिलरली ट्राइंगल ये जो हमारा बनना है, ये मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं ए डी सी, सिमिलरली ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी सी एफ ए, सी एफ ए। और इसमें भी यही रूल लगेगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे। और इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा
कि CF इक्वल AD, इससे हम रिजल्ट ले सकते हैं AD इक्वल CF, ये भी रिजल्ट हमें बाय CPCT मिल जाएगा। इसको हम डाल सकते हैं फर्स्ट और इसको हम डाल सकते हैं सेकंड। अब हमारा काम बन गया। अब हम जब इनको यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो अब हम ये देख रहे हैं कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, BE इक्वल CF और AD इक्वल CF, यानी कि BD BE और AD भी CF के इक्वल दोनों हैं, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए, यानी इससे रिजल्ट मिल गया AD इक्वल CF इक्वल BE। बस इतना ही हमें प्रूव करना था कि तीनों मीडियंस की लेंथ को हमने इक्वल शो कर दिया। अब हमें ये पता है कि जब ये आपस में इक्वल है तीनों मीडियन, तो इनके 1/3 2/3 सब इक्वल होंगे, तो इसका मतलब इनका जो 2/3 होगा AD का वो इक्वल होगा 2/3 ऑफ CF और इक्वल होगा 2/3 ऑफ BE। ये हमें इससे रिजल्ट मिल जाएगा। अभी मैंने तुम्हें बताया था, अब इसको चाहो तो तुम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन डाल के पहले सेंट्रोइड की वो प्रॉपर्टी रिवाइज कर सकते हो जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी कि मीडियन हमेशा, सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और AG की जो वैल्यू होती है वो 2/3 ऑफ AD होती है। तो इसका मतलब, क्योंकि हमें ये पता है कि AG रेशो GD इक्वल 2:1, तो इट मींस AG इक्वल 2/3 ऑफ AD। एंड इसी तरीके से तुम ये AG को 2/3 बोल सकते हैं, ऐसे BG भी 2/3 ऑफ BE हो जाएगा। BG also BG इक्वल 2/3 ऑफ BE। और ऐसे ही अगर तुम देखो तो CG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ CF एंड CG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ CF। ये तुम्हें चाहो तो इसको एक जगह काउंट कर लो, एक ही इक्वेशन बना लो, फोर्थ। अब जब तुम यूज करोगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो तुम्हें ये पता है कि 2/3 AD 2/3 CF और 2/3 BE आपस में इक्वल है, तो इससे AG BE और CG भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी इससे हमें रिजल्ट मिल गया कि AG इक्वल 2/3 ऑफ AD का मतलब AG इक्वल 2/3 ऑफ CF का मतलब CG इक्वल BG। अब हमने जो प्रूव किया है वो ये प्रूव किया है कि G पॉइंट से सर्कल पे लाइज करने वाले तीनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल आ गया। यानी हमने इस पॉइंट से G से इस सर्कल के पॉइंट का डिस्टेंस, फिर इस सर्कल के पॉइंट का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल दिखा दिया। तो जब सर्कल के इंटीरियर लाइज करने वाले किसी भी पॉइंट से जब सर्कल पे लाइज करने वाले पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब वो पॉइंट 100% उस सर्कल का सेंटर होगा। यानी इट मींस इससे ये शो हो गया कि G is the center of circle, is the center of circle। अब क्योंकि ये सर्कल इस ट्राइंगल के वर्टेक्स से पास हो रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि इस ABC ट्राइंगल का ये सर्कम सेंटर है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि देखो G को हम सेंट्रोइड लेके चले थे और हमने ये प्रूव कर दिया G सर्कल का सेंटर भी है, तो इसका मतलब ये G इसका सर्कम सेंटर हुआ, और सर्कम सेंटर फिर इसका मतलब सेंट्रोइड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, दोनों एक ही पॉइंट है, क्योंकि G को हम सेंट्रोइड लेके चल रहे थे और G को हमने सर्कम सेंटर प्रूव भी कर दिया। तो इसका मतलब हम यहां बोल देंगे G इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। और G क्योंकि अब इसका सर्कम सेंटर प्रूव हो गया, और G को हम पहले ही लेट करके चल रहे थे कि G इसका सेंट्रोइड है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी दोनों एक ही पॉइंट है। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो ये प्रॉपर्टी हमने वहां पर डायरेक्टली यूज की थी। अब तुम्हें, मेरे को उम्मीद है कि इसका प्रूफ समझ में आ गया होगा कि हम इसको क्यों डायरेक्टली यूज करते हैं, बट वहां पे तुम्हें क्वेश्चन के साथ तो प्रूफ नहीं करना। हाँ, अलग से तुम्हें अगर प्रूफ करवाया जाता है, करवा भी सकता है कोई, तो तुम्हें फिर इस तरीके से इसको प्रूव करना है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर तुम देखोगे कि किसी पेपर में तुम्हें ये मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो कॉर्ड्स होती है उनकी लेंथ के बारे में और डिस्टेंस के आपस में जो रिलेशंस होते हैं उनको यूज करना होता है। अब हमारे क्या रिलेशन है कॉर्ड के और उसके जो डिस्टेंस होते हैं सेंटर से, और यहाँ पे एक कंडीशन और होती है कि ये जो कॉर्ड्स होती है पैरेलल कॉर्ड्स होती है। ये कंडीशन इसमें मेन है कि कॉर्ड्स आपस में पैरेलल होंगी।
तो पैरेलल कॉर्ड्स का जो सेंटर का डिस्टेंस होता है उसके क्या कनेक्शन होते हैं वो कनेक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। और क्वेश्चन हमारा दो तरीके से आता है, ये वो तुम्हें दिखाई भी दे रहा होगा कि क्वेश्चन हमारा दो तरकीब से दिया हुआ है। क्वेश्चन बुक में सब में दिया हुआ है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, और हमेशा इसको दो ही स्टाइल में दिया जाता है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। अब दो पैरेलल कॉर्ड्स तो सर्कल में कहीं भी हो सकती हैं, दो पैरेलल कॉर्ड सर्कल में कहीं भी हम डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। दो तरीके से हम ये कॉर्ड्स को पैरेलल बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस है केवल सेंटर का, कि इस वाले केस में, पहले वाले केस में जो ये है, इसमें जो कॉर्ड्स है पैरेलल वो सेम साइड ऑफ द सेंटर है, सेंटर के एक ही तरफ है, चाहे ऊपर की तरफ ले लो चाहे नीचे की तरफ। बट दूसरे वाले केस में अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। तो अब इसमें हमारे पास ये कॉर्ड्स की लेंथ दी हुई है कि जो पहली कॉर्ड है AB वो 8 की है, अब बड़ी वाली कॉर्ड को AB ले लो, जैसे ये मेरे को बड़ी लग रही है, जो सेंटर के नजदीक होगी वो बड़ी होगी, ये मान लो 8 सेंटीमीटर की है, और जो दूर वाली है वो CD ले लो और ये 6 सेंटीमीटर की है। इसमें जो सेंटर के नजदीक है बड़े वाली ये AB होगी और ये दूर वाली CD होगी। अब लेंथ दोनों केस में सेम है, ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकंड केस है। अब इसके बाद हमें सर्कल की रेडियस की दी है 5 सेंटीमीटर, और हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, कॉर्ड्स के बीच का। तो सीधी सी बात है कि गिवन में हमारे पास कई सारी चीजें, वो तो तुम लिख सकते हो, जैसे AB तुम्हारे पास 8 सेंटीमीटर है और CD तुम्हारे पास 6 सेंटीमीटर है। सर्कल की रेडियस मैं R से डिनोट कर देता हूं, ये 5 सेंटीमीटर है, और हमें फाइंड करना है इन कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इनके बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो सीधी सी बात है कि मैं डिस्टेंस जो नापते हैं परपेंडिकुलर से नापते हैं, तो एक परपेंडिकुलर मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं AB पे, और मैं इसको सपोज P से इंडिकेट करता हूं OP, और ऐसे ही मैं O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं CD पे, और इसको सपोज OQ से इंडिकेट करता हूं। तो ये मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। सेम मैंने इधर भी ऐसे ही किया कि यहां पे भी मैंने ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है O से AB पे मैंने P डाला था, तो यहाँ पे मैं P डाल देता हूं और यहाँ पे Q, और ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो ये हमारे दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं और हमने सपोज यहां से इसमें परपेंडिकुलर इधर डाल दिया और इधर डाल दिया, दो अलग अलग परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं वो पॉइंट से, इधर अलग किया है इधर अलग किया है, लेकिन ये कोलिनियर होंगे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉर्ड्स हैं, तो ये जो तीनों पॉइंट हैं ये आपस में कोलिनियर होंगे। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोलिनियर है, ये अलग अलग नहीं हो सकते। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि अब जो तुम्हारा डिस्टेंस है, यानी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये PQ डिस्टेंस तुम्हें निकालना है, इसमें भी तुम्हें यहाँ पे PQ ही निकालना है। अब इसको किस तरह निकालोगे, तो पहले तो कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं कि कंस्ट्रक्शन में मैंने जैसे ड्रॉ किया है, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AB और OQ परपेंडिकुलर टू CD, और साथ में मैंने ज्वाइन करा है, ज्वाइन इस A से मैं O को मिला देता हूं और इस O से C को, ज्वाइन OA एंड OC, इन दोनों को मैं ज्वाइन करा देता हूं, इस वाली फिगर में भी और इस वाली फिगर में भी, ये मैंने ज्वाइन करा दिया। अब यहां हमारे पास सबसे पहले तो हमें, क्योंकि OA की और OC की वैल्यू हमारे पास है रेडियस, अब मैं क्लियर कर देता हूं कि रेडियस का मतलब OA या OC, दोनों ही रेडियस है। अब तुम दोनों को 5 सेंटीमीटर ले सकते हो। अब इतना हमारे पास मैटर क्लियर हो गया। अब यहां सबसे पहले मैं एक थ्योरम यूज करूंगा कि हमें ये पता है, दोनों केस में कॉमन ही चलेगा हूं, कि OP परपेंडिकुलर है AB पे, तो ये हमारे पास थ्योरम है कि अगर OP परपेंडिकुलर है AB पे
तो इसका मतलब ये थ्योरम होती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि ये हमारी एक थ्योरम है। ये एनसीईआरटी में दी हुई है थ्योरम, शायद 10.3 है, देख लेना उसको, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अब इससे हमें शिक्षा मिल जाएगी कि AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अभी मैंने पीछे भी यूज किया था, AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब AB की वैल्यू तुम्हारे पास है 8, तो ये 4 सेंटीमीटर की आ गई। और अब तुम्हारे पास ये लेंथ 4 सेंटीमीटर अगर है और ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो तुम चाहो तो ये वाला डिस्टेंस आसानी से पाइथागोरस से निकाल सकते हो। तो अब तुम ट्राइंगल AOP में दोनों फिगर में सेम चल रहा है बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो कि 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगी OA स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब OA की वैल्यू तो 5 है, OP की हमें पता नहीं, बट AP की वैल्यू हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद से सॉल्व करेंगे 25 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16, प्लस का 16 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये OP स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 16, यानी OP स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये OP की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर आई। ऐसे ही करके अब हमें इधर काम करना है कि OQ परपेंडिकुलर टू CD, यानी Q इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो हमें CQ की वैल्यू 3 पता चल जाएगी क्योंकि टोटल लेंथ 6 है। तो अब यहां पे इसे हम यूज करेंगे कि OQ परपेंडिकुलर टू CD, इसका मतलब Q इज द मिड पॉइंट, Q इसका मिड पॉइंट हो जाएगा CD का, और इससे हमें वैल्यू पता चल जाएगी CQ की, और वो आ जाएगी हाफ ऑफ 6 यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल OCQ में, और इससे हम पाइथागोरस लगा के OC का स्क्वायर इक्वल CQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस लगा दी। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू CQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। तो OC की वैल्यू तो 5 है ही, और CQ की वैल्यू हमें पता है 3, और OQ की वैल्यू हमें नहीं पता। तो अब ये 25 माइनस 9 इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, तो OQ की वैल्यू आ जाएगी OQ इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो अब तुम फाइनली इधर देखोगे कि ये लेंथ हमारी 3 आई है और ये 4 आई है। तो जब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं सेम साइड, इस वाले केस को अगर हम देखते हैं, फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा, तो तुम देखोगे OQ की वैल्यू तो तुम्हारे पास है 4 सेंटीमीटर और ये आगे का पार्ट है 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा OQ का और OP का, वो PQ होगा। तो PQ की जो वैल्यू आएगी फर्स्ट केस में, PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP, यानी कि OQ की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस 3 यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो सेम साइड वाले केस में आंसर आया 1 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिफरेंस होगा दोनों लेंथ का, वो 1 सेंटीमीटर होगा। और इस वाले केस में जहां अपोजिट साइड वाला केस है, तो तुम देखोगे दोनों को ऐड करके तुम्हें आंसर मिल जाएगा, यानी इसमें जो PQ की वैल्यू आएगी वो आएगी OQ प्लस OP, यानी कि 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और ये कभी कभी 1 के केस में भी आता है, कभी कभी 2 के केस में भी आता है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। कभी कभी इसमें रेडियस भी पूछी जाती है, तो सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से हो सकते हैं। अगर रेडियस पूछेंगे तो वहां हम बस 5 की जगह R यूज कर लेंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही चलेगा। तो आगे मैं तुम्हें अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू।